हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजडम कोचिंग क्लासेस। इस सीरीज में आपका स्वागत है। इसमें हम उत्तराखंड पीसीएस के पेपर डिस्कस करेंगे और जो हमने पहला पेपर लिया है वो 2017 का पेपर है। इसमें अभी कुल हम 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और अभी जैसे उत्तराखंड के पेपर पीसीएस के पेपर फॉर्म आने वाले हैं तो उन पेपरों के लिए ये सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो होप यू लाइक इट और इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसमें अगला सवाल है, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो खतलिंग ग्लेशियर टिहरी में स्थित है। यहीं से भिलंग नदी निकलती है जो टिहरी में जाकर भागीरथी नदी से मिलती है और देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, टिहरी गढ़वाल। इसके बाद इसमें अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 22, पूर्वी धौलीगंगा किसकी सहायक नदी है? यह सहायक नदी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, काली गंगा। पूर्वी धौलीगंगा काली नदी की सहायक नदी है। काली नदी का जो स्थान है, उद्गम स्थल है, वो पिथौरागढ़ में स्थित है जो तिब्बत और इंडिया के बॉर्डर के पास है। इसमें अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के किस राष्ट्रीय पार्क को 2016 में टाइगर प्रोजेक्ट परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, राजाजी राष्ट्रीय पार्क। उत्तराखंड के दो नेशनल पार्कों को टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। इसमें एक राजाजी नेशनल पार्क है और दूसरा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसी में अगला सवाल है, कलियासोड़ भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य यह स्थित है जो नेशनल हाईवे 58 के पास स्थित है। इसमें अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 25, उत्तराखंड के किस वन्यजीव विहार समूह की स्थिति पश्चिम से पूर्व की ओर है? यह वेस्ट टू ईस्ट की ओर है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। अगर चारों में से बात की जाए तो केदारनाथ सबसे वेस्ट में है, उसके ईस्ट में नंदा देवी, उसके ईस्ट में बिनसर और सबसे लास्ट में अस्कोट। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दो आपके नाम दिए गए हैं जैसे बीस्ट, बारी, रचना, और सूची 2 में नदियों के नाम दिए गए हैं जिसमें पहला है रावी और चिनाब, दूसरा है रावी और व्यास, तीसरा है व्यास और सतलज। अगर इसका आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दो नदियों के बीच का क्षेत्र होता है। जैसे बीस्ट दोआब व्यास और सतलज के मध्य स्थित है, बारी दोआब रावी और व्यास के मध्य का क्षेत्र है। इसमें अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है? ऑप्शंस हैं अरावली की पहाड़ियाँ, ऑप्शंस बी सिंधु गंगा का मैदान, ऑप्शन सी पूर्वी घाट, ऑप्शंस डी पश्चिमी घाट। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट। अगला सवाल है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत का उपयुक्त वर्णन करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, शुष्क सर्दी सहित आर्द्र उपोष्ण वायु। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में उद्गम क्षेत्र दिए गए हैं नदियों के, जिसमें पहला है ब्रह्मगिरी पहाड़ी, वेरीनाग स्रोत या झरना, महाबलेश्वर। तो ऑप्शन बी में जो सूची 2 दी गई है उसमें नदियों के नाम दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं, कावेरी, झेलम और कृष्णा। अगर इसका आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर ऑप्शन बी है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कृष्ण नदी निकलती है और झेलम नदी वेरीनाग झरना जो जम्मू कश्मीर में स्थित है वहाँ से निकलती है, और वहीं कावेरी नदी महाबलेश्वर से निकलती है। इसमें अगला सवाल है, प्रायद्वीपीय भारत में की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, गोदावरी। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और नर्मदा प्रायद्वीपीय भारत की अरब सागर में गिरने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी है। इसके बाद अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो उस समय के अकॉर्डिंग जो आंसर था वो कमीशन ने आंसर दिया था ऑप्शन ए, मतलब पंजाब। इसमें अगला प्रश्न है, भारतीय उपग्रह श्रृंखला जो दूरसंचार तंत्र के लिए उपयोग में लाई जा रही है वो कौन सी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, इनसेट। भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली इसरो द्वारा
बहुउद्देशीय भू-स्थिर उपग्रह की एक श्रृंखला है जो दूरसंचार, प्रसारण, मौसम विज्ञान और खोज व बचाव के लिए उपयोग की जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। दक्षिणी गंगोत्री क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। जो अंटार्कटिका महाद्वीप है तो उसमें जो भारतीय शोध केंद्र है उसी का नाम दक्षिणी गंगोत्री रखा है और इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। अगला प्रश्न है तमिलनाडु की समुद्र तट कहलाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी कोरोमंडल। जो तमिलनाडु का तट है यह बंगाली खाड़ी से सीमा साझा करता है जिसका नाम कोरोमंडल है। और अगर इसके अपोजिट देखा जाए तो केरल जो अरब सागर से अपनी सीमा साझा करता है उसका नाम मालाबार है। और अगर हम तमिलनाडु से ऊपर की ओर जाएं आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तो इसका नाम उत्तरी सरकार है। और केरल से अगर उत्तर की ओर जाएं तो उसका नाम कोंकण तट है। तो इस क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है ऑप्शन डी कोरोमंडल। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नांगल बांध परियोजना से संबंधित से जल प्राप्त करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। तो जो ये भाखड़ा नांगल बांध है ये सतलज नदी पर बना है जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर स्थित है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 164। अगला प्रश्न है उत्तराखंड से लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 5। जो लोकसभा की सीटें आवंटित की जाती हैं ये परिसीमन आयोग की सिफारिश के आधार पर सीटें का आवंटन पूरे देश में किया जाता है। तो अभी जो जनगणना जिनका बेसिस है वो जनगणना है। और इस समय जो 1971 की जनगणना को बेस बनाकर पूरे देश भर में लोकसभा की सीटों का आवंटन किया गया है जो 2026 तक वैलिड रहेगा। और हो सकता है कि 2026 के बाद इसका आंसर चेंज हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर है ऑप्शन बी 5। अगला सवाल है उत्तराखंड की विधानसभा 2016 में मनोनीत सदस्य कितने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 1। इसमें मनोनीत का कॉन्सेप्ट अब समाप्त कर दिया गया है 2019 से। तो उस समय उत्तराखंड में एक आंग्ल भारतीय होना अनिवार्य था। अगला प्रश्न है लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासकीय अकादमी स्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी मसूरी में स्थित है, लवासना बोलते हैं जिसको। अगला प्रश्न है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष AP नवानी थे। तो इसी के साथ इसको यहीं एंड करते हैं। अगली वीडियो जल्दी लाई जाएगी। होप यू लाइक इट। थैंक यू।